नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे चैनल पे हरिमोहन सर यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं। साथ के साथ विदेशी मामलों में एक अच्छी पकड़ है, अच्छी जानकारी है सर के पास। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अमेरिका और अमेरिका के यूनिवर्सिटी के अंदर जो इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरीके से अमेरिका अपने ही देश के अंदर डेमोक्रेसी को कुचल रहा है और जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता कर रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका पूरे दुनिया को ज्ञान देता फिरता है कि तुम्हारे यहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसको वॉच कर रहे हैं, हम उसको वॉच कर रहे हैं। हालांकि भारत की सरकार ने भी अमेरिका में हो रहे इस प्रदर्शन और प्रदर्शन में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहां की सरकार कार्रवाई कर रही है, उसके ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि हम भी नजर बनाए हुए हैं। तो हरिमोहन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है की फैक्ट में। आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि अमेरिका में हो क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई अमेरिका के अंदर? जी सर। सर, हो ये रहा है कि अमेरिका अपने ही बनाए बनाए हुए एक जाल में फंसा हुआ है। हो क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका जो है पूरी दुनिया को कमजोर करके अपना सिक्का जमाकर बैठना चाहता था, लेकिन एक गलती कर बैठा और वो गलती ये थी कि रशिया के गिरने के बाद उसने कभी चाइना को चेक एंड बैलेंस या चाइना को कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप कभी नहीं उठाया। और रशिया के गिरने के मतलब रशिया को गिराने के लिए, यूएसएसआर को कमजोर करके गिराने के लिए या हराने के लिए जिस चाइना का सपोर्ट लिया, वो चाइना अमेरिका का सगा बना रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने पूरी ताकत के साथ सस्ता सामान बेचकर या सस्ता सामान बनाने के लिए सस्ती लेबर चाहिए थी, उस सस्ती लेबर के चक्कर में अपनी सारी फैक्ट्रीज चाइना भेज दी। चाइना उनके कंट्रोल से बाहर चला गया। लेकिन चाइना बहुत शातिर, वो सुनजू वाली पॉलिसी के ऊपर चल रहा था कि मुझे अगले 100 साल वाली लड़ाई लड़नी है और 2047 या 2050 के अंदर जब मैं चाइना को देखूंगा तो चाइना जो है वो अमेरिका से आगे होगा, ताकतवर होगा। अब उसके लिए अमेरिका कोशिश कर रहा था अंधाधुंध प्रॉफिट कमाने की, चाइना तैयारी कर रहा था इस अमेरिका को गिराने की। यहीं से आज जो हो रहा है उसकी नींव रखी जाती है। रशिया और अमेरिका के बीच में एक नैरेटिव वॉर हमेशा चला और वो नैरेटिव वॉर था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये बढ़िया है या कैपिटलिज्म बढ़िया है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी थोड़े बहुत लेवल पर सही कैपिटलिस्टों के कंपैरिजन में कम्युनिस्ट लेक्चरर्स या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लेक्चरर्स मिलते रहे थे। चाइना ने इस मामले में जैसे ही ये सारा सिस्टम चल रहा था, चाइना ने एक बड़ा काम ये किया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उन सभी यूनिवर्सिटीज में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू किया। यूनिवर्सिटीज के अंदर सोशलिज्म वाली जो रिसर्चेज थी उनको प्रमोट करना शुरू किया और जानबूझकर ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोगों को भर्ती करना शुरू किया जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लिबरल्स, ओवर लिबरल्स कहलाना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं वोकिज्म को सपोर्ट करते थे। अब अमेरिका हमेशा लिबरलिज्म को, देखिए 1990s के अंदर एक प्रोग्राम आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो लिबरलाइजेशन था, असलियत में लिबरलाइजेशन कंसेप्ट था कैपिटलिज्म का, उसका डेडली कॉम्बिनेशन बनाया गया कम्युनिज्म के साथ। और बार बार भड़का भड़का के इन सब चीजों को लोगों के अंदर एक मामला डाला गया कि कैपिटलिज्म बुरा है, कैपिटलिस्ट बेकार है, कैपिटलिस्ट बेकार है। और इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब अमेरिका पहले अफगानिस्तान के अंदर घुस गया लड़ने के लिए, फिर अमेरिका इराक के अंदर घुस गया लड़ने के लिए, 2001 के अंदर अफगानिस्तान गया, 2003 में इराक गया। उसके बाद वो लड़ाई अमेरिका ने कभी बंद नहीं की। उसके बाद कभी वो अरब स्प्रिंग कर रहा है, कभी वो सीरिया से लड़ रहा है, कभी वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। तो एक क्रिएट हुआ रिफ्यूजी क्राइसिस। आइडियोलॉजी पहले से थी, उनके पास बंदे नहीं थे। यहां क्रिएट हुआ रिफ्यूजी क्राइसिस और यहां से भर भर के लोग
वार टॉर्न कंट्रीज से और दूसरे लेवल से जो भर भर के लोग बहुत तेजी के साथ बेरोजगार थे, अपने देश में जगह नहीं थी, सारे पहुंचने लगे यूरोप, और वहां से यूरोप से एक सपोर्ट मिली और बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बहुत तेजी के साथ पहुंचने लगे अमेरिका। अब ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ साथ लगभग लगभग पूरे यूरोप की है। यूरोपियन सड़कों के ऊपर भी यही ड्रामा है और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यही ड्रामा है। लगातार जो वो मतलब बहुत सारे रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स और सब जो है कूड़ा कबाड़ जो उनके देशों का मतलब अरब कंट्रीज से लेकर सबका था, ये रेडिकल इस्लामिक माइंडसेट वाले लोग इन यूनिवर्सिटीज में घुस गए। यहां से एक नया फेज शुरू होता है जब रशिया को और चाइना खड़े हो जाते हैं अमेरिका के सामने, और खासकर चाइना खड़ा होता है। और चाइना को गिराने के लिए पॉसिबिलिटी बन रही थी कि रशिया भी चाइना का साथ देगा, तो रशिया को रोकने के लिए जानबूझकर यूक्रेन वॉर शुरू किया गया। और जैसे ही यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, अल्टीमेटली रशिया को हराने के लिए यूक्रेन के पीछे पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका खड़े हो गए। लेकिन रशिया भी कम नहीं था, रशिया पहले ही अपना एक प्लेटफॉर्म यूरोप में तैयार कर चुका था और चाइना अपना प्लेटफॉर्म अमेरिका में तैयार कर चुका था। जैसे ये वॉर शुरू हुआ, कहीं ना कहीं रशिया की वजह से यूरोप और अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। भाई साहब, इनकी जड़ें यूरोपीय इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में पैसा नहीं होता तो दिमाग होता है खराब। पैसा नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा, लोगों के लड़ने का मन करेगा, और जैसे ही लड़ने का मन करेगा तो वहीं से पॉलिटिकल क्राइसिस और उसके बाद सोशल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। रशिया के साथ जैसे ही वॉर शुरू हुआ, यूरोप और अमेरिका दोनों के अंदर ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया। रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी, मतलब पहले कोविड ने, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर इसने पूरी कर दी। लेकिन अभी तक इसमें रिलीजन का जो है ना वो टच नहीं आया था, रिलीजन पुट नहीं था। जैसे ही वो इजराइल हमास वॉर ने दे दिया, इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ, तो असलियत में जो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल डिसकंटेंट और जो क्या नाम है सोशल एक एग्रेशन जो अंदर ही अंदर शुरू हो रखा था, एक उतावला मतलब एक अंदर से गुस्सा था, उसमें जैसे ही ये इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ, हमास ने पहले मारा इजराइल को। आज वो बात कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं होती, लेकिन इजराइल हमास को मार रहा है। इस चीज को यूरोप और अमेरिका का बच्चा बच्चा डिस्कस कर रहा था, या तो पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में। लेकिन यहां यंग ब्लड कौन सा है, अनएम्प्लॉयड कौन सा है, प्रेशर में कौन सा है? यूरोपियंस तो हैं, लेकिन इनकी सड़कों पर जैसे हमारे यहां कई जगह पे झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वैसे इनकी सड़कों पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले असाइलम सीकर्स, रिफ्यूजीज हैं, ये सड़कों पे आ गए। उनके बहुत सारे बच्चे किसी तरीके की स्कॉलरशिप के थ्रू यूनिवर्सिटीज में थे, वहां आ गए। ये जो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से लेकर फिलाडेल्फिया से लेकर 31 यूनिवर्सिटीज के अंदर दिखाई दे रहा है, वो सारा यही है। ठीक बात है, अमेरिका की लगभग सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, सब अच्छी यूनिवर्सिटीज में। अब अमेरिका को समझ में आया कि भाई असलियत में मामला क्या हुआ है। आज से पहले अमेरिका लिबरल्स के नाम पे लिबरलिज्म 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 के गीत गा गा के इनको खुश किए रखता था। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम ये आई कि अमेरिका को अब समझ एकदम से, जैसे है ना हमास के प्रोटेस्ट शुरू हुए और अमेरिका ने जैसे ही $100 बिलियन की एड दी और इलेक्शन टाइम है, वहां की अपोजिशन पार्टीज, चाहे वो ट्रंप है चाहे कोई भी, रशिया, चाइना, यहां तक कि बहुत सारे और हमास ने भी यहां पर यूनिवर्सिटीज में बहुत पेनिट्रेट किया था। हमास का फंडिंग अगर आप उठाकर देखोगे, कतर की फंडिंग उठाकर देखोगे, तो $130 मिलियन इन यूनिवर्सिटीज को लगभग पिछले 10 साल में दे चुका है। $130 मिलियन का मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस हो गया है। अब ये पैसा अगर दिया जा रहा है हमास के द्वारा, चाइना फंडिंग कर रहा है, रशिया फंडिंग कर रहा है, अलग अलग एनजीओ के थ्रू फंडिंग जा रही है, तो हालात क्या होंगे। यहां अभी जो यूनिवर्सिटीज की सड़कों पर, कैंपसेस के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वही स्टूडेंट है जो उनके फंडिंग से पल रहा था, ये वही प्रोफेसर है जो उनकी फंडिंग से पल रहे थे। और एकदम से जैसे ही $100 बिलियन की एड। अच्छा, एक चीज और, अमेरिका में
इन्फ्लेशन जबरदस्त है। अमेरिका ने जैसे ही $100 बिलियन की एड डिक्लेयर करी, ये सारे सड़कों पे आके कहते हैं यार तुम हमें तो खाने को रोटी दे नहीं रहे, हमारे पास जिंदगी जीने के लिए है नहीं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, हमारे लिए बंदोबस्त कर नहीं रहे, और $100 बिलियन तुम देश में क्या नाम है लड़ाई में दोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी वहां के लोकल्स की सपोर्ट मिल गई, हमास के सपोर्टर्स की सपोर्ट मिल गई, इसराइल सॉरी चाइना और रशिया के जो एजेंट्स थे उनकी सपोर्ट मिल गई, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल इस टाइम पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ अब इलेक्शन टाइम है। यस सर एक यस क्वेश्चन मेरा यहाँ एराइज होता है। क्वेश्चन ये है कि ये तो आपने बहुत सही तरीके से बताया कि किस तरीके से ये चीजें पहले से शुरू हो रही थी, और जैसे इंडिया में भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है या कुछ दिल्ली में दंगे हो गए तो उस समय भी किस तरीके से रोहिंग्याओं का उसमें जिक्र आया, बांग्लादेशियों का जिक्र आया। बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में भी एक बड़े थ्रेड के रूप में है, हालांकि वो इस तरीके से नहीं आए, उसमें घुसपैठ करके आए, अलग अलग तरीकों से आए। घुसपैठ अमेरिका में भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है, बहुत अलग अलग एरिया से, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग तो लीगल तरीके से उसमें घुस गए हैं अमेरिका के अंदर या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुछ लोग इनलीगल तरीके से हैं और इनको पैसा दे रहे हैं बहुत सारे एनजीओ। जैसे इंडिया में भी मोदी जी ने बहुत सारे एनजीओ बैन किए, वो भी आकर के इसी तरीके का काम करते थे, जेएनयू से लेकर के बहुत सारी यूनिवर्सिटी। भारत में भी प्रोटेस्ट का जो फार्मूला है यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें भी वामपंथी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अमेरिका में भी जो प्रोटेस्ट का यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी वामपंथी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो क्या अमेरिका के बाहर, यूरोप के बाहर, मतलब चाइना तो छोड़ दीजिए, वहां तो आप कर ही नहीं सकते कुछ, भारत जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश, या जापान जैसा देश, या सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में इस तरीके की चीजें आने वाले समय में दिखाई देंगी या इन देशों में बहुत समस्या नहीं है? सर ये सवाल जबरदस्त है। मैं इसे इंडिया से शुरू करता हूं। आपने सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग देखा, फिर किसान आंदोलन देखा, दिल्ली राइट्स देखे। असलियत में हमारी सरकार इस पे 2016 से लगी हुई है, इन्हें पहले दिन से पता ही होगा, और हम काम करेंगे अमेरिका हमें रोकने और दबाने के लिए, हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए ये सारे के सारे जो प्रोटेस्ट हैं इनका यूज करेगा। और पहले भी ऐसा होता रहा है बहुत सारे मामलों में, चाहे पॉस्को वाले मामले में उड़ीसा के अंदर से वो कोरिया की कंपनी को भगाना हुआ, चाहे कूडनकुलम हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। अब क्योंकि ये मामला क्रिएट करेंगे तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट तो फोकस कर रही थी एफसीआरए एक्ट के ऊपर, और जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से एफसीआरए एक्ट बनाया गया और 2 बार उसको मतलब अमेंड किया गया 2016 में, 2018 में, अगर मैं डेट्स में सही हूं तो, और इतना स्ट्रिंजेंट बना दिया कि इन सब की टूटी बंद, मतलब जो पैसा आने वाला था ना वो सारा का सारा जो पाइपलाइन थी वो बंद ऐसी कर दी है। क्लैमर कर रहे हैं, अब अपने बेसिक खर्चे तक नहीं उठा पा रहे, जो फॉरेन फंडिंग से चलने वाली जो क्या नाम है एनजीओ थे, अब उसमें एक काम हुआ। अब यहां जब ये सारा मामला चल रहा था तो ऐसे ही बहुत सारे काम देखिए दूसरे कंट्रीज में है। अमेरिका के अंदर भी वही जमात है, वही ग्रुप ऑफ वोक्स हैं, लिबरल्स हैं, कम्युनिस्ट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी हैं, जापान में भी हैं, इवन बांग्लादेश में भी हैं। हर उस कंट्री में जहां पर थोड़ी सी भी डेमोक्रेसी है वहां पर ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अमेरिका जिस जगह पर फंसा हुआ है, अब यहां सिनारियो क्या है, अमेरिका खूब सारी फंडिंग करता था इन कंट्रीज को, अभी भी कर रहा होता है लेकिन उस लेवल पर नहीं। इस वजह से, और जापान से लेकर बांग्लादेश के अंदर आप देखोगे इंडिया आउट कैंपेन चल गया। यहां इन कंट्रीज में ये जो अमेरिका फंडिंग कर रहा था, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्हें अमेरिका फंडिंग कर रहा था आजकल चाइना से मिल रही है फंडिंग। तो जो प्रोटेस्ट्स पहले अमेरिका की फेवर वाली गवर्नमेंट के फेवर में होते थे, वो प्रोटेस्ट अब चाइना के फेवर वाली गवर्नमेंट में होने शुरू हो गए। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यहां तो ये बड़ा बदलाव ये है, इंडिया के अंदर इनकी कमर तोड़ रखी है, और यही रीजन है किसान आंदोलन नहीं उभर पाया, सीएए एनआरसी पे शोर मच रहा है, उभर नहीं पाया, पहलवानों वाला आंदोलन उभर नहीं पाया, और यहां तक कि अभी केजरीवाल वाला जो मामला है
इसमें भी पैसा ना होने की वजह से या कंट्रोल्ड बैनर में होने की वजह से पूरे का पूरा मामला जो है वो फंसा हुआ है। और यहां तक मेरा मानना तो इतना भी स्ट्रांग है कि केजरीवाल को असलियत में शराब घोटाला करना ही इसलिए पड़ा क्योंकि पीछे से एनजीओ की फंडिंग बंद हो गई थी। लेकिन चाइना अमेरिका ने कभी भी अपनी इन एजेंसीज को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको तो लगता था फ्रीडम है, फ्रीडम है, फ्रीडम है, और मेरे ऊपर कौन आवाज उठाएगा। पहली बार, अच्छा इससे पहले एक इनके ऊपर एलिगेशन या यूं कहें एक ब्लो लगा था ब्लैक लाइव्स मैटर वाले मूवमेंट में। वो इतना स्प्रेड हुआ था कि अमेरिका के टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसे कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके वो ठंडा हुआ। ये वाला उससे कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ हुआ है। और इसके अंदर जिस लेवल की फंडिंग हुई है और जिस लेवल का यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर अमेरिका के कंट्रोल से सारा बाहर हो चुका है। और इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन के साल में सरकार और ज्यादा ब्रूटल हो जाती है और प्रोटेस्टर्स भी उतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये इसलिए 2024 इंपॉर्टेंट है और हमें ये समझना चाहिए। हम कई बार इस मामले में मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप भी इस मामले में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2024 हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और शायद 2024 की तैयारी 2014 से चल रही थी। अमेरिका ने कभी इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज फंसा हुआ है कि 2024 के इलेक्शन में सोचकर देखिए, बाइडन अमेरिका के पास जाकर कहता है मेरे इलेक्शन हो जाने दे शांति से, और शी जिनपिंग कहता है ये कब जाएगा, मेरा तो क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। लिटरली ये वीडियो वायरल हुई है और चाइना के लोगों ने मजाक उड़ाया है और ब्लिंकन को भगा दिया है, लिटरली भगा दिया। सर आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं ये सिनारियो किस लेवल पर है अमेरिका के अंदर। सीन ये है कि अब ये कैसे खत्म होगा, तो इलेक्शन है, इलेक्शन ईयर है, ये मुझे नहीं लगता जल्दी से खत्म होगा। सरकार जितना ज्यादा ब्रूटली इनको सप्रेस करेगी उतना ज्यादा ये रिएक्ट होकर निकलेगा, क्योंकि ये चेंजेस एक दिन में नहीं होने वाले, ये चेंजेस धीरे धीरे होंगे और सिस्टमैटिक मैनर में इनको खत्म किया जा सकता है। और आइडियोलॉजी कट्स आइडियोलॉजी, अ स्वॉर्ड और अ बुलेट कांट कट और कांट किल एन आइडियोलॉजी, जो एक सिंपल सा प्रोसेस है। जी एक सवाल और यहाँ पे उठता है सर, जैसे कि हमारे बगल में चाइना नेपाल में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट किया उसने, फिर अमेरिका पाकिस्तान में किया उसने, मालदीव का मैटर चल रहा है, इंडिया आउट का कैंपेन बांग्लादेश में चला, जबकि बांग्लादेश से बहुत ठीक ठाक रिश्ते हैं हमारे। तो इसको भी उसी फ्रेम में देखने की जरूरत है या ये कुछ अलग है? इसे इतने से फ्रेम में देखने की जरूरत है कि जो काम अमेरिका फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, पॉसिबली उन ऑर्गेनाइजेशंस को चाइना ने भी फंडिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां बांग्लादेश और नेपाल में अमेरिका और चाइना का दुश्मन कॉमन था और वो था इंडिया। हमें इस चीज को समझना चाहिए। यही रीजन है कि खालिदा जिया सरकार को अमेरिका भी सपोर्ट करता है और चाइना भी। शेख हसीना सरकार का चाइना भी अपोज करता है और अमेरिका भी। रही बात नेपाल की, तो नेपाल के अंदर भी ऐसा ही है कि डेमोक्रेटिक पार्टीज जो प्रो इंडिया वाली हैं, अमेरिका और चाइना दोनों उनको अपोज करते हैं। लेकिन क्या चाइना ये अब नया नया करने लगा है, तो आंसर है नहीं। चाइना बहुत पहले से ऐसा कर रहा था। इसे हम 1967 के नेक्सलाइट मूवमेंट की फॉर्म में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब नेक्सलाइट मूवमेंट इमर्ज हुआ तो उसकी फंडिंग, और जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इमर्ज हुए, उन सब की फंडिंग और उन सबको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो सारे के सारी चाइना से आती थी। यही माओइस्ट मूवमेंट जो था वो नेपाल में था, और यही जो राजशाही थी, उस राजशाही को उखाड़ फेंकने का जो क्रेडिट जाता है वो किसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नहीं बल्कि माओइस्ट मूवमेंट को जाता है। और उस माओइस्ट मूवमेंट ने चाइना के फेवर में या चाइना के सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट काम किया और पशुपति से तिरुपति तक का एक पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर बनाने का काम किया। हाँ, पहले जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका फेवर करता था उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाइना ने फेवर करना शुरू कर दिया। यानी अभी तक जो दो ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग काम करती थी वो एक होकर अब इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही हैं, और उनको आइडियोलॉजिकल बेस देने का काम जो है खासकर बांग्लादेश में, मालदीव्स में, वो पाकिस्तान कर रहा है। हम यहां पाकिस्तान को भूल नहीं सकते कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा अच्छा नैरेटिव वॉर लड़ता है, और पाकिस्तान जो इंडिया आउट कैंपेन है
उसके पीछे मालदीव्स में भी पाकिस्तान के हाथ मिले हैं और बांग्लादेश में भी हाथ मिले हैं। तो यहां नैरेटिव वॉर असलियत में 3 पावर्स मिलकर लड़ रही थी, जिनमें से अमेरिका भले ही थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो अपने घर में इन्वॉल्व है, लेकिन उन सभी जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट्स, उन सबको यूज कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान का आइडियोलॉजी और ट्रेनर्स और चाइना का पैसा, ये मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी, मतलब आप कह सकते हैं कि थिएटर वही है, फिल्म बदल गई है। पहले जो अमेरिका की फाइनेंस फिल्म चलती थी और अब चाइना की फिल्म चलेगी है। एग्जैक्टली फाइनेंसर बदल गया, अमेरिका की जगह चाइना आ गया, खेल वही चलेगा, अब ज्यादा ब्रूटल चलेगा। अमेरिका क्या करता था, अमेरिका हमेशा एक फंड दे के लिमिटेड फॉर्म में रखता था। उसने कभी भी इतनी फंडिंग नहीं करी कि उसके टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। चाइना इस चीज में थोड़ा या तो कहो कच्चा है, उतावला है, कुछ भी। वो ओवर प्रेशर या तो डेट भी देगा तो ओवर दे देगा, कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा तो ओवर दे देगा, और उसका जो रिएक्शन, इसीलिए चाइना का जो रिएक्शन आता है वो भी ओवर आता है। अमेरिका इस चीज के अंदर बैलेंसिंग एक्ट बड़ा जबरदस्त करता था, अमेरिका चाइना नहीं कर पा रहा। चाहे आप मालदीव्स में देखिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 गवर्नमेंट्स हैं, या तो प्रो इंडिया या एंटी इंडिया है। प्रो चाइना वाली एंटी इंडिया है और प्रो इंडिया वाली एंटी चाइना है। बांग्लादेश में भी यही है, श्रीलंका में भी यही है। अमेरिका ऐसा नहीं होने देता था। तो चाइना कहीं ना कहीं इस मामले में कच्चा खिलाड़ी है, मेरा ऐसा मानना है। पैसे से ताकतवर है, सब चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना पाने में, प्रो और एंटी करने में, मतलब प्रो और एंटी होने देना एक कमजोरी है, और इस कमजोरी को हमें समझना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत आराम से इसको हैंडल किया जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान खासकर मालदीव्स और बांग्लादेश के अंदर खेल खेल रहा है वो है रेडिकलिज्म का। पाकिस्तान रेडिकल इस्लाम को फेवर कर रहा है, और मालदीव्स में भी उठाकर देखेंगे तो रेडिकल इस्लाम है, बांग्लादेश में भी उठाकर देंगे तो रेडिकल इस्लाम है। और रेडिकल्स को जब पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो वो डिसास्ट्रस होता है, ज्यादा विनमिनस होता है, वायलेंट हो जाता है। वायलेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को मोटा मोटी समझ में आ गया कि हो क्या रहा है इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और खास करके जो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अमेरिका अब क्या फिर से लिबरल लिबरल चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज है कि अगर किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा उस पर फिलॉसफी झाड़ी जाए, तो एक दिन अनकंट्रोल हो जाती है। और कहा गया है कि हमारे यहाँ एक मुहावरा भी कहा जाता है कि कुआं खोदे हो तो किसी न किसी दिन खुद तुम उसमें गिरोगे। तो अपने ही कुएं में अमेरिका इस समय गिर रहा है। बाकी हम लोगों को मजा लेना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। आप जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे इंटरनेशनल मुद्दों पे ज्ञान लेंगे और दर्शकों तक भी उस ज्ञान को पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।